रिकॉर्डिंग स्टार्ट है और डायरेक्ट जो है हम लोग जैसा कि आपने फरमाइश की थी कि प्रैक्टिकल पे जाते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो दो कॉन्सेप्ट्स होंगे बेसिकली। अच्छा, इसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जब आपने दोबारा री रेफरेंस करने होंगे तो आप उनको देख सकते हो। ठीक है। आज जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं वो हैं यूज़ इफेक्ट, लाइफ साइकिल और कस्टम होक्स। ठीक है। सबसे पहले यूज़ इफेक्ट की बात करते हैं। यूज़ इफेक्ट हमारे पास क्या होता है कि रिएक्ट हुक का तो मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा समझ लें कि बिल्ट इन कुछ फंक्शंस होते हैं जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हमने अभी तक फ़िलहाल के लिए जो है वो यूज़ स्टेट पढ़ा है। यूज़ स्टेट क्या करता था कि हमारे पास जो हमारे कंपोनेंट की जो स्टेट होती थी उसको मैनेज करने के लिए, स्टेट मतलब क्या कि उसकी जो मेमोरी है ना उसको मैनेज करने के लिए हम लोग यूज़ स्टेट यूज़ करते थे। यूज़ स्टेट बेसिकली क्या करता था कि हमारा जो कोई भी एक वेरिएबल है उसको एक मेमोरी में स्टोर कर लेता था, और जब उस मेमोरी में चेंज आता था तो वो स्टेट क्या करती थी, उसको अपडेट कर देती थी, जिस वजह से जब हमारा किसी भी कंपोनेंट के अंदर कोई भी वेरिएबल के अंदर या किसी भी जगह के अंदर कोई चेंज आता है तो वो री रेंडर हो जाता था सिर्फ उसी पार्ट के अंदर। अब ये एक और हम लोग जो है वो हुक पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट बेसिकली क्या करता है, आप ऐसा समझ लें कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर कोई साइड इफेक्ट हो सकता है जो कि किसी फंक्शन की वजह से जो है वो चल रहा हो। जैसे कि हम लोगों ने एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास एक सेट टाइम आउट का फंक्शन जो है वो चल रहा होता है। वो क्या करता है, वो बैकग्राउंड में हमारे पास चल रहा होता है। तो ये भी आप ऐसा समझ लें कि ये वो चीज़ नहीं है, एसिंक्रोनस वाली वाली चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए आपको ऐसा बता रहा हूँ कि ये किसी वजह से जो है ना, या किसी फंक्शन की वजह से जो है ना ये चलता है। और आप ऐसा समझ लें कि ये एक साइड इफेक्ट की तरह का होता है। ठीक है। इसकी प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी ऐसा जी जी बोलें, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? अच्छा, ऐसा समझ लें कि हमारे पास जो है ना हम लोग जो है वो हम लोग किसी एपीआई से जो है ना वो डाटा फेच कर रहे हैं। तो क्या होगा कि हम लोग चाहते हैं कि वो जो डाटा है ना वो सिर्फ पहली दफ़ा में जो है वो हमारे पास फेच हो, उसके बाद जब कंपोनेंट री रेंडर हो तो वो डाटा फेच ना हो। या हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही हर दफ़ा जो है ना हम लोग जब डाटा फेच करें तो हमारा कंपोनेंट जो है वो री रेंडर हो जाए। तो इस काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट्स। यूज़ इफेक्ट को यूज़ कैसे करना होता है, बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये इंपोर्ट रिएक्ट को हटा के यहाँ पर लिख लेते हैं यूज़ इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, हमारे पास यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेगा रिएक्ट के अंदर से। और यहाँ पर साथ में हम लोग यूज़ स्टेट जो है ना वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम लोग इकट्ठी ही यूज़ कर रहे होते हैं। हम लोगों को स्टेट भी चाहिए होती है, स्टेट मैनेजमेंट भी करनी है, और हम लोगों को इस साइड इफेक्ट्स लगाने के लिए भी जो है वो कुछ चाहिए है। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल डायरेक्ट देखते हैं कि सबसे पहले हम आते हैं अपनी ऐप के कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ पर सबसे बेसिक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं काउंटर की। तो हमने यहाँ पर एक स्टेट बनाई काउंटर की, उसका हमने जो है वो एक सेटर फंक्शन बना लिया, और यूज स्टेट के अंदर इसके अंदर हमने इनिशियल वैल्यू दे दी 0 की। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जब जब ये काउंट का वेरिएबल मेरे पास चेंज हो जाए, यानी इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर चेंज आए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऑन दी अदर साइड मेरे पास कोई ना कोई फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म हो रहा हो। और वो फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा हो, इसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। यानी जैसे ही इस वैल्यू के अंदर चेंज आए तो क्या हो कि वो वाला फंक्शन जो है वो रन हो जाए। तो ये हमारे पास साइड इफेक्ट्स के अंदर आ जाता है। यानी अब मेरा ये वाला फंक्शन डिपेंड कर रहा है इस काउंट की वैल्यू के ऊपर। जब इसके अंदर कोई चेंज आएगी तो मेरा ये वाला फंक्शन जो है वो रन हो रहा होगा। इस फंक्शन का इन बाकी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इस काउंट के वेरिएबल के साथ या इस काउंट की स्टेट के साथ जो है ना वो डिपेंडेंट होगा इसके ऊपर। जब इसके अंदर चेंज आएगा तो वो फंक्शन मेरे पास रन हो जाएगा। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पर हम लगाते हैं पैरेंथेसिस, देन इसके अंदर हम लगाते हैं एक एरो फंक्शन। ये इसका सिंटेक्स अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और कॉमा लगाकर हम लोग यहाँ पर देते हैं एक एरे। अब ये एरे क्या होती है, इसको बोलते हैं हम डिपेंडेंसी एरे। उसके अंदर भी हम इसका कॉन्सेप्ट भी अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब यूज़ इफेक्ट के अंदर हम आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी काउंट की वैल्यू के अंदर कोई चेंज आए तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर
सबसे सिंपल एग्जांपल अगर दे दूं, console डॉट लॉग में मेरे पास क्या आ जाए, काउंट वैल्यू चेंज, ठीक है। और यहाँ पर मैं काउंट की जो है वो वैल्यू भी साथ दे दूँ कि काउंट की वैल्यू के अंदर क्या चेंज आया है, यहाँ पर उसकी अपडेटेड वैल्यू जो है वो लिखी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे सिंपल एग्जांपल है यूज़ इफेक्ट की। अब डिपेंडेंसी एरे हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये वाला साइड इफेक्ट है या ये वाला जो मेरे पास फंक्शन है जो कि मैं चला रहा हूँ console डॉट लॉग, ये कब चले जब मेरे पास काउंट का जो वेरिएबल है उसके अंदर चेंज आ जाए। अभी आप देख सकते हो डिपेंडेंसी एरे हमारे पास एम्प्टी है। जब डिपेंडेंसी एरे हमारे पास एम्प्टी होगी तो ये फंक्शन क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम के लिए चलेगा। जब हमारे पास ये एप्लीकेशन लोड होगी तो ये तब चलेगा सिर्फ, और उसके बाद ये दोबारा जो है वो नहीं चलेगा, चाहे अकाउंट के अंदर हम लोग कितनी ही मर्जी जो है वो चेंजेस ले आएँ। अच्छा, इसको साथ में हम लोग टर्मिनल ओपन करके भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ npm dev start, और सॉरी npm start dev, रन dev, npm run dev। वो मैं npx वाली कमांड के साथ इसको जो है ना, जब आप npx के थ्रू बनाते हो ना तो उसमें npm start होती है, वो उसके साथ कंफ्यूज कर लिया था मैंने। हमने अभी वीट के थ्रू बनाई है तो वीट के थ्रू ये इस तरह होती है। जी। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जब आपने पढ़े हुए हो ना तो फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। अच्छा, ये अब हमारे पास ऐप का कंपोनेंट आ गया, और इसके अगर मैं console डॉट लॉग में चला जाऊं तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो काउंट की वैल्यू आ जानी चाहिए। ये देखें, काउंट वैल्यू चेंज। ये अब हमने जब ये चलाया कंपोनेंट, तब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, काउंट वैल्यू चेंज। अब मैं इसके अंदर बेशक यहाँ पर जो है ना वो इसकी वैल्यू के अंदर जो भी चेंज ले आऊँ तो ये वाला फंक्शन जो है वो नहीं चलेगा। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, और इस बटन के ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक एरो फंक्शन बनाता हूँ जो कि क्या करेगा, हमारे पास सेट काउंट का फंक्शन चला देगा। और सेट काउंट के फंक्शन के अंदर मेरे पास जो है वो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी +1 से, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ इंक्रीमेंट। अब ये इंक्रीमेंट का बटन मेरे पास आ गया है और यहाँ पर काउंट वैल्यू चेंज भी आ गई। अगर मैं इसको प्रेस करता जाऊँ तो अभी हमारे पास काउंट शो करने का तरीका कोई नहीं है, सॉरी ये तरीका कह रहा हूँ, कोई टेक्स्ट नहीं है जिसपे हमारे पास काउंट का वेरिएबल शो हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पी लगाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ काउंट, और इसके अंदर काउंट का वेरिएबल जो है वो पास कर देता हूँ। अब ये आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर आ गया है काउंट 4, यानी 4 दफ़ा हमने काउंट को इंक्रीमेंट कर लिया। इसको मैं दोबारा करता हूँ तो ये काउंट 5 आ गया। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट फंक्शन हमने बनाया हुआ है वहाँ पर जो है वो काउंट की वैल्यू अभी तक चेंज नहीं हुई, वहाँ पर 0 का 0 ही है जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी। यानी जब हमारे पास ये कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रन हुआ तो ये वाला जो है वो हमारे पास यूज स्टेट का इफेक्ट जो है ना वो फर्स्ट टाइम के लिए रन हुआ, और उसके बाद वो दोबारा जो है वो हमारे पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो इसकी डिपेंडेंसी एरे है वो अभी एम्प्टी है। डिपेंडेंसी एरे जो है ना, एरे बेसिकली इसके अंदर हम लोग बहुत सारे जो है ना वो ऐसे वेरिएबल्स या आइटम्स भेज सकते हैं जिसके ऊपर ये वाला फंक्शन डिपेंडेंट हो, इसलिए जो है वो हम उसको डिपेंडेंसी एरे बोलते हैं। लेकिन सबसे बेसिक अगर मैं आपको बात करूं तो अभी हमने इसको जो है ना वो डिपेंडेंसी नहीं दी, यानी हमने इस फंक्शन को किसी भी स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं किया हुआ कि जिसके ऊपर ये जो है ना वो री रेंडर हो। तो अगर मैं यहाँ पर अब काउंट लिख दूँ, यानी मैंने इस फंक्शन को काउंट के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया, जैसे ही इसकी वैल्यू के अंदर चेंज आएगा मेरे पूरे कोड में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ये वाला फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तब ही चलेगा जब मेरे इस वाले वेरिएबल के अंदर जो है ना वो, इस वाली स्टेट के अंदर जो है ना कोई ना कोई चेंज आएगा। तो अब मैं अगर इसको सेव करूं और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लूं, अब अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट दबाता जाऊं तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है ना वो ये काउंट की वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है। काउंट वैल्यू 1 2 3 4
5 6 इस तरीके से। अब क्या हो रहा है, ये मेरी जो ये वाला फंक्शन है वो डिपेंडेंट हो गया इस वाली स्टेट के ऊपर। मैं यहाँ पर आकर अगर काउंट को जो है वो काउंट्स कर दूं और इसको सेव कर लूं, तो आप देख सकते हो कि ये वाले इस वाली जगह पे जो है ना वो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हालांकि अभी मेरे पास जो है ना वो ये वाला यूआई में ये वाला पार्ट जो है वो री रेंडर हुआ है, लेकिन उससे जो है वो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसका बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ इस काउंट की स्टेट के साथ है। जब ये काउंट की स्टेट के अंदर कोई ना कोई चेंज जो है वो डिटेक्ट करेगा, तब क्या होगा, ये हमारे पास ये वाला फंक्शन जो है ना वो चल जाएगा। अगर मैं इसको सिरे से ही एम्प्टी रखूँ, मतलब यहाँ पर एरे वगैरह कुछ दूँ ही ना, तो ये क्या होगा, ये हर री रेंडर पे जो है ना वो हमारे पास चलेगा। जैसे ही हम लोग कुछ री रेंडर करेंगे, अभी आप देख सकते हो ये यहाँ पर भी जो है वो चल रहा है, लेकिन मैं अगर इस कोड के अंदर कोई चेंजेस लाऊंगा तो ये तब भी जो है वो चलेगा। अभी काउंट की वैल्यू तो शायद अपडेट नहीं होगी, लेकिन ये हमारे पास देखें, काउंट वैल्यू चेंज 8, काउंट वैल्यू चेंज 8। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पर कुछ चेंज वगैरह कर लूँ, काउंट्स के मैंने आगे बहुत सारे एस लगा दिए हैं, तो आप देख सकते हो कि अगेन यहाँ पर जो है ना वो ये चल पड़ा है। तो इस तरीके से तो इसको आपने कभी यूज़ करना ही नहीं है ना। हाँ, ये आप कर सकते हो कि आप चाह रहे हो कि हर री रेंडर पे आपके वेबसाइट एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा फंक्शन है जो हर री रेंडर पे जो है ना वो चल रहा हो, तब आप इसको एम्प्टी एरे जो है, एम्प्टी जो है ना, मतलब यहाँ पर आप डिपेंडेंसी इसको नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट टाइम के लिए मेरा जो है वो ये वाला कोड चल जाए, तो आप इसको एम्प्टी एरे दे दो। लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ जब इसकी वैल्यू चेंज हो तब ये चले, तो तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से डिपेंडेंट कर सकते हो इस स्टेट के साथ। इसकी अभी तो ये बेसिक एग्जांपल है, लेकिन आप इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये ले सकते हो कि जब आप फैच कर रहे हो किसी जगह से कुछ यूज़र की इंफॉर्मेशन वगैरह, आप जो है ना वो फैच कर रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि जैसे ही हम लोग जो है ना वो यूज़र की आईडी यहाँ पर चेंज हो, तो ये वाला फंक्शन जो है ना वो दोबारा से चल पड़े। यानी यहाँ पर हम लोग उसकी डिटेल्स को जो है वो फेच कर रहे हों यूज़र की, और जैसे ही यूज़र आईडी के अंदर हमारे पास चेंज आए, जो हमने ये फंक्शन है डिपेंडेंट किया हुआ यूज़र आईडी के ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ से उसका दोबारा से जो है वो डेटा फेच हो जाएगा। या आप ऐसा समझ लो कि आप जो है वो स्पोर्ट्स वाली कोई वेबसाइट बना रहे हो, जहाँ पर आपके पास जो है ना वो टॉप 10 टीम्स आ रही हैं। आप चाहते हो कि जैसे ही टॉप 10 टीम्स के अंदर कोई फ़र्क आए, यानी कोई टीम जो है वो फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर पे आ जाए या सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर पे चली जाए, तो जो है वो ये वाला फंक्शन जो है वो चल पड़े। इस फंक्शन के अंदर आप क्या कर सकते हो, उस टीम का जो लिस्ट है उसको अपडेट कर रहे हो बेसिकली, कि अभी जो है वो टीम ऊपर चली गई या टीम नीचे आ गया है। तो क्या करोगे, यहाँ पर उस मतलब टीम के ऊपर इस फंक्शन को डिपेंडेंट कर दोगे, और जैसे ही टीम की लिस्ट में चेंज आएगी, यानी फर्स्ट वाली सेकंड पे आ जाए या सेकंड वाली फर्स्ट पे चली जाए, तो ये वाला फंक्शन जो है वो वहाँ पर रन हो जाएगा। यानी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आप जो है ना देख सकते हो, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो आप ऐसा कोई फंक्शन बनाना चाहते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी वैल्यू के ऊपर जो है ना वो चेंज हो रहा हो, या किसी वैल्यू के चेंज के ऊपर चल रहा हो, तो आप वहाँ पर जो है वो यूज़ इफेक्ट को इस वाली जो यूज़ इफेक्ट वाली ये फंक्शन है इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी अंदर अब हमारे पास एक ऑप्शनल चीज़ भी होती है, वो होती है हमारे पास क्लीन अप फंक्शन। क्लीन अप फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि आप ऐसी एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक सेट टाइम आउट वाला जो है एक फंक्शन होता है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर। बेसिकली ये चीज़ हमने पढ़ी थी। क्या होता है, वहाँ पर हम एक टाइम आउट सेट कर लेते हैं और किसी स्पेसिफिक टाइम के पास जो है वो हमारे पास वो चीज़ चल पड़ती है। लेकिन उस टाइम आउट के चलने के बाद हमने उस टाइम आउट को क्लियर भी करना होता है, नहीं तो वो टाइम आउट जो है ना वो इसी तरीके से फिर वो चलता ही रहता है, जिससे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो इश्यूज आ सकते हैं। तो आप यहाँ पर ऑप्शनल जो है वो क्लीन अप फंक्शन भी दे सकते हो, और आपने ऐसे रिटर्न की स्टेटमेंट, रिटर्न का कीवर्ड लिखना है, यहाँ पर एक एरो फंक्शन लगाना है, और इस एरो फंक्शन के अंदर आप अपनी क्लीन अप फंक्शन के अंदर कुछ भी क्लीन अप लॉजिक लिख सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल सा console डॉट लॉग लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्लीनिंग अप। तो बेसिकली अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ही ये वाला हमारे पास चलेगा फंक्शन, उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर जा रहे होंगे, यानी नेक्स्ट दफ़ा ये चल रहा होगा, तो उससे पहले क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर क्लीन अप फंक्शन चल पड़ेगा। क्लीन अप फंक्शन, अब यहाँ पर हम लोगों ने कोई वैल्यूज़ वगैरह जो है ना वो यूज़ नहीं की हुई, मतलब कोई वैल्यू अपडेट कर रहे हो या किसी वैल्यू के अंदर चेंज कर रहे हो। वहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जब हम किसी वैल्यू के ऊपर बात करते हैं, तो जो प्रीवियस वैल्यू वो नेक्स्ट वाले यूज इफेक्ट चलने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाएगी इस क्लीन अप फंक्शन के थ्रू,
और जब नेक्स्ट दफ़ा ये चलेगा तो हमारे पास एक न्यू वैल्यू जो है ना वो वहाँ पर आ जाएगी। तो क्लीनअप फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं। अगर हम इसकी अभी देखें एग्जांपल और इसको दोबारा से जो है वो रिफ़्रेश करें, तो आप देख सकते हो हमारे पास ये पहली दफ़ा वैल्यू आई और देन इसके बाद इस वैल्यू का क्लीन अप हो गया। यानी क्लीन अप फंक्शन के अंदर हम लोगों ने कोई जो है ना यहाँ पर आप क्लीन अप की लॉजिक लगा सकते हो, यानी वैल्यू को क्लीन करना हो या सेट टाइम आउट को क्लियर टाइम आउट करना हो या क्लियर इंटरवल करना हो आपने, तो आप यहाँ पर क्लीन अप फंक्शन के अंदर लिख सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पर बटन को प्रेस करूँ तो क्या होगा, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू का काउंट आएगा, देन क्लीन अप होगा, देन नेक्स्ट वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी। इस तरह आप करते जाओ तो पहले क्लीन अप होगा, देन हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या करता है बेसिकली कि ये पहले प्रीवियस वैल्यू को क्लीन अप करता है, देन आपके पास नेक्स्ट वैल्यू के अंदर जो है ना वो कोई चेंज आ जाता है या कुछ जो है वो इफेक्ट इसके अंदर चल जाता है। ये एक और भी इसमें एक चीज़ है, वैसे वो उस तरह सीखने वाली तो नहीं है क्योंकि वो तो पुराना कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास। जब अभी तो हम फंक्शनल कंपोनेंट्स देख रहे हैं ना, लेकिन जब क्लास कंपोनेंट्स होते थे तो उसके अंदर हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड्स होते थे। लाइफ साइकिल मेथड्स बेसिकली यही काम कर रहे होते थे हमारे पास जो यूज़ इफेक्ट कर रहा है। क्या करता था वो, उसके उसमें हमारे पास मेथड्स होते थे कंपोनेंट डिड माउंट, जो कि सिर्फ जो है ना वो हर रेंडर के बाद ना सिर्फ एक दफ़ा चलता था। उसमें फिर आता था कंपोनेंट डिड अपडेट जो कि हर अपडेट के बाद जो है वो चलता था, और कंपोनेंट विल अनमाउंट जो कि इस तरीके से हमारे पास क्लीन अप फंक्शन जो है वो प्रोवाइड करता था। अब ये तीन काम करने के लिए हम लोगों को तीन अलग अलग मेथड्स यूज़ करने पड़ते थे, और उन अलग अलग मेथड्स के अंदर हम लोग जो है ना वो ये फंक्शंस लगाते थे। लेकिन जब से हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट्स आए हैं और हमारे पास रिएक्ट हुक्स आई हैं, तो उसके अंदर हमारे पास यूज़ इफेक्ट के थ्रू ये काम बहुत ज़्यादा इजी हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमने कहीं पे भी कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट वगैरह नहीं लगाया। हमने सिंपली यहाँ पर एक फंक्शन लगाया जो कि चलना होगा, इसको एक स्टेट के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट कर दिया, और यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल जो है वो क्लीन अप फंक्शन जो है वो लिख लिया। अब इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देख लें जो कि हो फेच डाटा के साथ, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेसिकली, इसी के अंदर अपडेट्स कर लेता हूँ मैं यूज़र्स। ये बाय द वे मैंने जो नोट्स आपको दूंगा उसके अंदर ये सारी एग्जांपल्स होंगी, तो आपको अगर चाहिए होंगी तो आप वहाँ से ले सकते हो। सेट यूज़र्स के अंदर मैं पास कर दूंगा यहाँ पर एम्प्टी एरे, और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक यूज़ इफेक्ट का फंक्शन लगाऊंगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा हमारे पास यहाँ पर चलेगा, मतलब फर्स्ट टाइम चलेगा। फर्स्ट टाइम चलने से मुराद क्या है कि ये फर्स्ट टाइम हमारे पास जो भी हम एपीआई के अंदर, हम लोग यहाँ पर फेच एपीआई यूज़ करने वाले हैं, एपीआई के अंदर हम जो भी लिंक प्रोवाइड कर देंगे वहाँ से जो भी डाटा होगा तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो हमारे पास लेके रख लेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फेच लगाएंगे, और फेच के अंदर हम लोग जो है वो अपनी जेसॉन प्लेस होल्डर का जो है वो लिंक दे देंगे जो कि हम यहाँ से ले सकते हैं। यूज़र्स वाली हमने लेनी है, तो ये टू डूज़ की आ गई, उसके बाद ये है यूज़र्स वाली। इस लिंक को हम कॉपी कर लेंगे, ये हमारे पास जेसॉन है पूरी जिसके अंदर यूज़र्स की इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर फेच के अंदर हम स्ट्रिंग में ये लिंक पेस्ट कर देंगे। फेच एपीआई हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, अभी हम इसको प्रोमिसेस के थ्रू देख रहे हैं जिसमें हम लोग डॉट देन और डॉट कैच वगैरह लगाते थे। अगर हम लोग एसिंग अवेट लगाते तो वहाँ पर हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाते, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट देन। उसके बाद हम लोग जो है वो इससे कोई रिस्पॉन्स जो है ना वो फेच करते थे। तो हमारे पास जो है वो क्या लिखते थे हम, जो भी रिस्पॉन्स आया उस रिस्पॉन्स को हम कर लेते थे जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट, ताकि हमारे पास जो है ना जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो आ जाए। वरना ये क्या रिटर्न करता था, सिंपल हमारे पास इस एपीआई के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सेंड कर देता था। तो डॉट देन रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन क्या करता है, इसके अंदर यूज़र्स वाली जो हमारे पास ये जेसॉन है बेसिकली, ये हमारे पास जो है वो रिटर्न हो जाती है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स को जेसॉन में कन्वर्ट किया, एक और डॉट देन लगाएंगे, और यहाँ पर इसके अंदर से जो डाटा बेसिकली हमारे पास आ रहा है तो वो हम क्या कर लेंगे, वो हम इस यूज़र के एरे के अंदर जो है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सेट यूज़र्स, और यहाँ पर जो है वो जो भी डाटा हमारे पास रिसीव हो रहा है मैं उसके अंदर डाल दूँगा। अब यूज़ इफेक्ट जो है ना ये हमारे पास चलेगा फर्स्ट टाइम,
क्योंकि हमने यहाँ पर एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे लगाई हुई है। अब मैं अगर अपनी इस कोड के अंदर आ जाऊँ और यहाँ पर एक यूएल लगाऊँ सबसे पहले, तो उस यूएल के अंदर मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैंने लगानी है यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखने लगे हैं। और जो यूज़र्स की हमारे पास एरे है, वहाँ पर हमने लगाना है डॉट मैप का मेथड। और जो भी हमारे पास यूज़र्स रिटर्न हो रहे हैं उसके अंदर एक एरो फंक्शन ये लगा दो कि हमने करना है li, हमने बनानी है एक लिस्ट की में हम दे देंगे u डॉट आई डी, जो कि हमारे पास इस एपीआई से रिटर्न हो रही है। मामा की कॉल आ रही है, पता नहीं क्या कह रही है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे थे, अच्छा, ये आईडी हमने यहाँ पर इसकी की में दे दी जो हमारे पास इस एपीआई से रिटर्न हो रही है। और यहाँ पर हम लोग इसके अंदर इसका नेम जो है वो यूज़र का जो भी नेम होगा उसको प्रिंट कर लेंगे इस तरीके से। अब आप देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट जो है वो रन हुआ, तो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट जो है ना वो प्रिंट होगी इस तरीके से, जो भी हम लोग एपीआई से जो है वो फेच कर रहे हैं। तो आप इसलिए भी जो है ना वो यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो। एक हमने काउंट की एग्जांपल देख ली, और एक हमने क्या किया कि यूज़र का डाटा फेच किया, और जैसे ही वो डाटा हमारे पास रिसीव हो गया तो क्या हुआ कि वो इस स्टेट के अंदर जो एरे हमने बनाई हुई है उसके अंदर उसका डाटा जो है वो सेट हो गया। अब मैंने ये चीज़ किस पे सेट की हुई है, ये हमने सेट की हुई है कि जब पहली दफ़ा जो है ना वो कंपोनेंट यहाँ पर माउंट होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको आईडी के थ्रू सेट कर लूँ, यहाँ पर ये यूज़र की आईडी के ऊपर सेट हो जाए, मतलब यहाँ पर एक और स्टेट बनाऊँ जहाँ पर यूज़र की आईडी हो, और मैं जैसे ही यूज़र की आईडी चेंज हो तो यहाँ पर इसके अंदर भी जो है वो चेंज आ जाए, यानी ये दोबारा से डाटा को फैच करे और वहाँ से उस आईडी के रेलिवेंट जो भी यूज़र है वो ले आए। तो ये उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट मैं ऐसा करता हूँ कि एग्जांपल आपको शायद करवा ही देता हूँ ये वाली, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, मैं अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो जो ये वाली यूज़र है हमारे पास अब इसको मैं कर लूँगा नल, क्योंकि मैं यूज़र आईडी के थ्रू जो है ना वो डाटा अपना डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, मतलब यूज़र आईडी एंटर करूँ वही मेरे पास डिस्प्ले हो। और सेकेंडली मैं यहाँ पर एक और स्टेट बना लूँगा, कॉन्स्ट यूज़र आईडी सेट यूज़र आईडी, जिसको इनिशियली मैं एम्प्टी स्ट्रिंग कर लूँगा। और यूज़ इफेक्ट के अंदर अब ये क्या होगा, ये सिर्फ तब चलेगा जब हमारे पास यूज़र आईडी के अंदर चेंज आएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूज़र आईडी इसको पास कर देता हूँ। ये अब ये वाला फंक्शन मेरे पास डिपेंडेंट हो गया इस यूज़र आईडी के ऊपर। जब इस यूज़र आईडी के अंदर चेंज आएगा, यानी जब मैं सेटर फंक्शन के थ्रू मैं कोई आईडी इंटर करूँगा और इसके अंदर चेंज आ जाएगा, तो वहाँ पर ये वाला फंक्शन रन हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले एक इफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर हमारे पास यूज़र आईडी एम्प्टी हो, मतलब हम यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग एंटर कर दें, तो मैं क्या कर लूँ, इसको ख़त्म कर दूँ, इस पूरे फंक्शन को ही मैं यहाँ बेसिकली रिटर्न कर लूँ। रिटर्न से क्या होगा कि ये स्किप कर लेगा इस पूरे फंक्शन को। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फैच की ये स्टेटमेंट लगाई, और इसके अंदर हमने पास करनी है बेसिकली एक तो लिंक हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। यूज़र्स के आगे जो है वो आईडी हमने पास करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो डॉलर साइन लगाऊंगा,
कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर यूज़र आईडी जो है वो पास कर दूंगा। अब ये हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग टेम्पलेट्स यूज़ करें जो बैक टिक्स के थ्रू हम लोग लगाते हैं, ताकि हम लोग स्ट्रिंग के अंदर जो है वो अपने वेरिएबल्स भी जो है वो यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर मैंने आईडी पास कर दी। बाकी जो है वो चीज़ स्टेप सेम ही है कि सब हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा जिसको हमने जेसॉन में कन्वर्ट किया, और डाटा के अंदर हमने क्या कर लिया, सेट डाटा जो है वो सेट यूज़र्स के अंदर हमने डाटा पास कर दिया। यहाँ पर मैं डॉट कैच भी लगा लूँगा कि हमारे पास कोई एरर अगर आ जाए तो वो एरर भी जो है वो हम लोग कैच कर लें। अच्छा, मेरे पास ये प्रिटियर की एक्सटेंशन है, ये चल नहीं रही, ये कोड मेरा जो है ना वो फॉर्मेट नहीं हो रहा, तो मैं एक मिनट इसको सेट कर लेता हूँ। एक मिनट दीजिएगा मुझे। कंट्रोल शिफ्ट पी, और यहाँ पर हमने लिखना है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। प्रिटियर, अब ये हमारे पास चल पड़ा है। तो आप देख सकते हो कि कोड थोड़ा सा जो है ना वो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड आ गया, तो इससे थोड़ा देखने में जो है ना वो ईजी रहता है। अच्छा, हम लोग कहाँ पहुँच गए थे, हमने डॉट कैच के अंदर जो है वो एरर कैच करना है, तो मैं यहाँ पर एरर पास करूँगा और एरो फंक्शन के अंदर क्या कर लूँगा, कॉन्सोल डॉट एरर कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर फैचिंग यूज़र, और यहाँ पर जो है वो एरर हमारे पास जो भी होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा इसके साथ। और ये हमने इसको डिपेंडेंट कर दिया इस यूज़र आईडी के ऊपर, यानी यूज़र आईडी के अंदर चेंज आया तो ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन चल पड़ेगा। और अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अगर मैं आऊँ, और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लगाऊंगा एक इनपुट। इनपुट की टाइप टेक्स्ट होगी, वैल्यू हमारे पास होगी इसकी यूज़र्स, सॉरी यूज़र आईडी, क्योंकि यूज़र आईडी हम इसके अंदर एंटर करेंगे। और यहाँ पर वैल्यू हमने सेट कर ली। ऑन चेंज क्या होगा, इवेंट पास करेंगे, मतलब हमारे पास इसके अंदर जो भी चेंज आ रहा होगा, जो भी इवेंट परफॉर्म हो रहा होगा उसकी हमने वैल्यू लेनी है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, सेट यूज़र आईडी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी इस इंपोर्ट की आईडी जो वैल्यू है उसको कैप्चर कर लो। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पी लगाऊंगा एक, और इसके अंदर डिस्प्ले कर लूँगा फिलहाल के लिए यूज़र डॉट, अच्छा रिटर्न के अंदर ये हमने पहले डिव लगानी है एक, इस डिव के अंदर हम ये चीज़ें लगाते हैं। यूज़र डॉट नेम, अब हम जाते हैं अपनी एरर्स, पता नहीं क्यों हर दफ़ा ये दे देता है। कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग नेम। फर्स्ट टाइम आई गेस ये एम्प्टी होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लगानी पड़ेगी।
अगर तो यूज़र हमारे पास ट्रू होगा, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद है, देन ये नेक्स्ट वाला पार्ट जो है ना वो रेंडर होना चाहिए। तो क्या होगा हमारे पास, पी के अंदर हमारे पास यूज़र्स डॉट नेम जो है वो आना चाहिए। अब हमारे पास जो है वो ये इनपुट तो आ गया है, लेकिन एरर स्टिल आ चाहिए, पर प्रीवियस एरर है। अब मैं यहाँ पर जो है वो आईडी इनपुट करूँगा, और आईडीज़ हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर आईडी 1 है, 2 है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1। तो हमारे पास यूज़र, अच्छा ये यूज़र डॉट नेम, मैंने रैप नहीं किया इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर। यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। ये देखें, अब हम लोगों ने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर इनपुट किया आईडी, तो मेरे पास जो है वो यूज़र की इन्फो आ गई। लेकिन ये दोबारा चेंज के ऊपर नहीं चला। इसको रिफ्रेश करते हैं, यूज़र की आईडी इनपुट की, तो यहाँ पर ये आ गया 12। आईडी एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, आईडी 1, आईडी 2, आईडी 3, अच्छा आईडीज़ हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, अब ये चल रहा है हमारे पास। आई गेस वो एपीआई से हम डाटा गेट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्लो होता है, इस वजह से जो है ना वो डाटा लेट डिस्प्ले होता है। अगर मैं इसको 6 कर दूँ, तो अब आप देख सकते हो, जैसे ही मैं इनपुट के अंदर चेंजेस ला रहा हूँ, तो हमारे पास जो है वो नीचे जो आईडी जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है उसके अंदर भी जो है वो चेंजेस आ रही हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम यहाँ पर कि यूज़ इफेक्ट हम लोगों ने एक साइड इफेक्ट लगाया, और उसको डिपेंडेंट कर दिया अपने किसके ऊपर, यहाँ पर यूज़र आईडी के ऊपर। और इस इनपुट के थ्रू मैं जैसे ही यूज़र आईडी के अंदर जो है वो चेंज लेके आ रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये वाला फंक्शन जो है वो दोबारा से री रन कर रहा है। मतलब इसकी एक एग्जांपल हमने ये देखी कि फर्स्ट टाइम जब हमारे पास ये कंपोनेंट लोड होगा तो वो क्या करेगा, हमारे पास यूज़र्स का जितना भी डाटा है वो हमारे पास लाकर एरे में सेट कर देगा। और यहाँ पर इस वाली एग्जांपल में हमने ये देखा कि यूज़र आईडी जैसे ही हम लोग इनपुट करते हैं, तो क्या करता है, वो दोबारा से इस फंक्शन को चलाता है, और यहाँ पर हमारे पास फैच की स्टेटमेंट चलती है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास डाटा, जो भी यूज़र का डाटा होता है उस आईडी का रेलिवेंट, वो हमारे पास जो है वो लेके आ जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे यूज़ केसेस या सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पर आप लोगों को यूज़ इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी ज़रूरत पड़ती भी है, या हम लोग अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं कि हम किसी चेंज के ऊपर जो है वो कोई फंक्शन जो है वो चलाना चाह रहे हों, किसी स्टेट के अंदर चेंज आने पे, तो हम लोग वहाँ पर यूज़ इफेक्ट जो है वो यूज़ जो है वो करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो देखते हैं वो है कस्टम हुक्स। कस्टम हुक्स क्या होता है बेसिकली, कि हमारे पास कस्टम लॉजिक होगी जावास्क्रिप्ट की, लेकिन उसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे होंगे रिएक्ट के कोई ना कोई हुक्स। जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने यूज़ स्टेट है, यूज़ इफेक्ट है, या कुछ और हुक्स हैं, उनके थ्रू हम लोग एक कस्टम अपने जो है ना वो लॉजिक बना सकते हैं। इसको आप ऐसा समझ लें कि रीयूजेबल फंक्शंस हैं, जिसकी नेमिंग कन्वेंशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूज़ का कीवर्ड लगाते हैं। अब वो होगा हमारा कस्टम फंक्शन ही, लेकिन उसके अंदर हमने ये यूज़ का कीवर्ड लगाना होगा, और हम लोग क्या करेंगे उसमें जो है ना वो रिएक्ट हुक्स का यूज़ करते हुए, जिस तरह ये यूज़ इफेक्ट है या यूज़ स्टेट है, उसका यूज़ करते हुए हम लोग अपना कोई भी कस्टम जो है ना वो फंक्शन बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि फॉर्म हैंडलिंग हम कर रहे हो, इस तरीके से कोई डाटा फेच कर रहे हो, या कोई थीम टॉगलिंग वाली हम फंक्शनलिटी लिख रहे हो, तो उसके लिए हम लोग जो है वो कस्टम अपना एक फंक्शन बना सकते हैं, और उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ऐसा समझ लें कि आपने ये फेच का जो है ना वो ये फंक्शन बनाया हुआ है, और इसको आपने 2 दफ़ा यूज़ करना है, या बार बार आपने जो है ना वो यूज़ करना है हर पेज के ऊपर। ठीक है, किसी पेज के ऊपर आप जो है ना वो कुछ फेच करके कुछ और डिस्प्ले करना चाह रहे हो, किसी पेज के ऊपर कुछ और, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो,
कि बजाय इसके कि हर पेज के लिए आप अलग-अलग फैच की यहाँ पर यूं फंक्शनैलिटी बनाओ, आप क्या करो, इस फैच की फंक्शनैलिटी को उठा के आप एक पेज के अंदर ले जाओ, एक कस्टम हुक के अंदर ले जाओ, और उस कस्टम हुक को जिस तरह हमने यहाँ पर ये इंपोर्ट किया है, उस कस्टम हुक को इंपोर्ट करके आप अपने ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो इसकी एग्जांपल हम लोग ऐसे लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर SRC के अंदर ही एक बनाते हैं यूज़ इफेक्ट, सॉरी, यूज़ फैच डॉट JS, यानी ये जावास्क्रिप्ट होगी जिसके अंदर हमारे पास कस्टम फंक्शन होगा। अब इस जावा यूज़ फैच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट को जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है मैं अब क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूँगा जो कि होगा यूज़ फैच का। अब आपने नेम का जो है ना वो ध्यान रखना है, क्योंकि ये हम लोग एक हुक बना रहे हैं, तो आपने इसकी अब कंपोनेंट के नेम हमारे पास किस तरह से होते हैं कि पहला जो लेटर है वो भी कैपिटल होता है, दूसरा जो वर्ड होता है वो भी कैपिटल होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, एक हुक बना रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर इन हुक्स की जो है ना वो नेमिंग है, पहले यूज़ का कीवर्ड जिसका यू छोटा है और बाद में जो भी आ रहा है वर्ड उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है। तो हमने यहाँ पर लिख लेना है यूज़ फैच, और इसके अंदर हम लोग क्योंकि एक यूआरएल पास करेंगे तो यहाँ पर मैं यूआरएल का पैरामीटर लिख देता हूँ। अब इसके अंदर जो है वो मैं यहीं से जो है ना वो चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम भी बचता रहे। हमने क्या करना है, यूज़र्स लेने हैं, उसके बाद एक यूज़र आईडी के थ्रू हम लोग जो है ना वो काम करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं हम, या बल्कि छोड़ें, हम करते हैं यहाँ पर एक और अभी हम यूज़र कर रहे हैं ना, हम एक पोस्ट वाला काम जो है ना वो करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट डाटा सेट डाटा, और इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ यूज़ स्टेट। सबसे पहले तो ये होगी नल, उसके बाद हम लोग लोडिंग और सेट लोडिंग जो है वो कर लेते हैं, और ये शुरू वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमारे पास यूज़ स्टेट में ट्रू होगी। अब ये लोडिंग और सेट लोडिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो APIs आपको पता है कि हमारे पास जो है ना वो एसिंक्रोनस होती हैं, ठीक है। तो एसिंक्रोनस डाटा जो है ना हमारे पास कुछ देरी बाद आ रहा होता है, या हमने उसके लिए जो है ना वो वेट करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास लोडिंग बेसिकली क्या करेगा कि हम लोग चेक कर रहे होंगे कि अभी भी जो है ना वो इन प्रोसेस है, मतलब जो API से हम डाटा गेट कर रहे हैं वो अभी भी प्रोसेस में है या नहीं। तो वो लोडिंग क्या करेगा कि हमारे पास या तो उसको ट्रू कर देगा, यानी अभी हमारे पास जो है वो API का डाटा गेट हो रहा है, यानी वो इन प्रोसेस है, तो लोडिंग इसकी ट्रू हो जाएगी, वरना वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक स्पिनर, जिस तरह हम लोग कुछ चीज़ जब लोड कर रहे थे तो एक स्पिनर सा जो है ना वो हमारे पास सारा होता है, हम वो UI के ऊपर दिखा सकते हैं, या हमने कोई बटन लगाए हुए हो जिससे पहले हमें कोई डाटा गेट करना हो, उसके बाद वो बटन हमारे पास फंक्शनिंग कर रहा हो, तो हम लोग जो है वो उसको डिसेबल कर सकते हैं, या मल्टीपल API कॉल्स को जो है ना वो उससे रोकने के लिए जो है ना वो हम लोग यहाँ पर लोडिंग जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर लोडिंग लगाया है। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल हम कंप्लीट करते हैं। लोडिंग इस अच्छा ये हमने लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पर हम लगाएंगे यूज़ इफेक्ट, और इसके अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, इसका सिंटेक्स सबसे पहले लिख लेंगे, एरो फंक्शन और डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, URL होगी, सॉरी एरे वाला आपने ये लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब जैसे ही हमारे पास URL के अंदर कोई चेंज आए जो कि हम यहाँ से पास कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास यूज़ इफेक्ट का जो है वो फंक्शन चल जाए। तो अब ये क्या कर रहा है, फेच हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे, इसको जो है वो अपना URL पास कर देंगे, इस URL से मतलब कोई डाटा फेच कर लो, डॉट देन लगाया, जो भी रिस्पॉन्स आया उसको हमने कन्वर्ट कर लिया जेसॉन में, और फिर से डॉट देन लगाया, और उस डाटा को हमने क्या कर लिया, डाटा एरो फंक्शन सेट डाटा हमारे पास जो है वो हो जाएगा।
तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, डाटा पास कर लेंगे। और इसी के अंदर हम लोग क्या कर लेंगे, सेट लोडिंग जो है वो, उसको हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। कि मतलब हमारे पास डाटा जो है वो रिसीव हो गया, तो अब सेट लोडिंग जो है वो क्या कर दो, फॉल्स कर दो। यहाँ पर रिटर्न हम क्या करेंगे, डाटा और लोडिंग, यानी हमने ये दो वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न करनी है। हम हमारे हमने डाटा रिटर्न करना है और लोडिंग जो है वो रिटर्न करना है। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे और इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ फेच जो है वो कर लेंगे। अब ये हमारे पास एक कस्टम हुक जो है वो बन गई है। कस्टम हुक के अंदर हमने यहाँ पर कुछ कस्टम फंक्शनैलिटी लिखी जावास्क्रिप्ट की, जिसके अंदर हमने जो है वो रिएक्ट जेएस की जो है वो हुक्स भी यूज़ किए हैं, जिसमें हमने यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट जो है वो यूज़ किया है। सेट लोडिंग की वैल्यू हमने यहाँ यूज़ नहीं, इज़ डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड, ऐसा क्यों है। खैर इसको अभी हम बाद में देखते हैं। अभी हम अपने कंपोनेंट में वापस आते हैं और ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं अपना वो वाला फंक्शन यूज़ फैच वाला। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इस लोकेशन से जो है वो हमारा ये वाला फंक्शन जो है वो उठा लेगा। इसके एंड पे यहाँ पर डॉट जे एस भी लिखना है आपने, क्योंकि हम लोग ये वाली फ़ाइल उठा रहे हैं, तो यहाँ पर डॉट जे एस भी आपने ऐड करना है। देन हम आएंगे अपनी इस ऐप के अंदर, इस इन दोनों को मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट, क्योंकि ये आपको ये वाली चीज़ मैंने नोट्स में नहीं दी हुई थी, तो ये मैं ऐसे ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर हम लगाते हैं एक कॉन्स्ट, और इसके अंदर जो है वो डाटा का एक ऑब्जेक्ट, ये हमने क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना है इसको, तो हम लोग यहाँ पर ये लगाए कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। जो भी डाटा आ रहा है वो डाटा की लिखनी है, और यहाँ पर हमने उसकी जो है वो वैल्यू उठा लेनी है, क्योंकि हम यहाँ से पोस्ट उठा रहे हैं। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देनी है पोस्ट, और यहाँ पर एक लोडिंग भी जो है वो हमारे पास होगा। इसको इज इक्वल टू हम लोग कर लेंगे यूज़ फैच, यानी जो ये हमारे पास कस्टम हमने हुक बनाई है उसके इसके इक्वल कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग जो है वो इसके अंदर यूआरएल जो है वो पास कर लेंगे। तो यूआरएल हमने कहाँ से उठानी है, यूआरएल हमने यहाँ से लेनी है। यहाँ पर पोस्ट के अंदर आएंगे और ये जो यूआरएल है इसको कर लेंगे कॉपी, यहाँ पर स्ट्रिंग लगाएंगे और इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। इफ़ लोडिंग, यानी लोडिंग अगर ट्रू है तो क्या कर लो, रिटर्न कर दो हमारे पास एक कंपोनेंट कि अभी लोडिंग जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर अगर जब लोडिंग ट्रू होगा, लोडिंग हो रही होगी, तो हमारे पास यहाँ पर लोडिंग लिखा आ जाएगा। वरना रिटर्न क्या कर दो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, तो हम लोग इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आएंगे और क्या करेगा ये, यहाँ पर पोस्ट की जो एरे है हमारे पास उसके अंदर लगा दो डॉट मैप। अच्छा ये यहाँ पर एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड
लॉजिक पूरी लिखते हैं, देन इस एरर को भी देखते हैं इसमें क्या इशू है। जो पोस्ट है उसके अंदर एक लिस्ट बनाओ और की में हम दे देंगे पोस्ट डॉट आई डी, और यहाँ पर हम डिस्प्ले करवा लेंगे पोस्ट डॉट टाइटल। अब अगर हम अपने ब्राउज़र में आए और यहाँ पर जो एरर आ रहा है इसके अंदर क्या है बेसिकली, एक्सपेक्टेड कॉमा। अच्छा ये कुछ एरर है, मैं इसको भी देखता हूँ इसमें क्या मसला है, तो मैं आपको फिर जो है ना ये ठीक करके बताता हूँ। हम्म, सबसे पहली मिस्टेक हमारे पास यहाँ पर है, इसमें डॉट नहीं लगेगा, हमने इसको सेपरेटली जो है वो कॉल करना है। और सेट डेटा इज इक्वल टू डेटा, देन सेट लोडिंग का फंक्शन अलहदा से चलना चाहिए, बड़ी एरर क्यों दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पर इसको अलहदा से मैं चलाना चाह रहा हूँ लेकिन ये एरर दे रहा है। स्टेटमेंट टर्मिनेट नहीं हो रही थी, अब ये फिक्स हो जाना चाहिए। फॉर्मेटिंग भी नहीं काम कर रही सही से, ऑटोमेटिकली ये भी नहीं चल रहा। खैर इसको हम बाद में देखते हैं। उसके बाद हमारे इस कोड में क्या एरर इशू है, ये यहाँ पर पोस्ट डॉट स्लाइस,
चलें जी, कोड हमारे पास यहाँ पर चल गया फाइनली, काफ़ी सारे एरर्स के बाद। तो अब आप देख सकते हो कि हमने हमने यहाँ किस चीज़ पे काम कर रहे थे, कस्टम हुक पे काम कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अ, हमने यहाँ पर एक बनाया कस्टम हुक, ठीक है। कस्टम हुक के अंदर हमने क्या किया, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का यूज करते हुए हमने यहाँ पर एक कस्टम अपने पास कोई भी जो है ना वो फंक्शनैलिटी लिख ली। यहाँ पर हमने एक डाटा की स्टेट बनाई और सेट डाटा इसका सेटर फंक्शन बना दिया, जिसको इनिशियली हमने क्या रखा, नल, मतलब इसके अंदर इन फ्यूचर कोई ना कोई डाटा आएगा जिसके अंदर हम पोस्ट जो है वो बेसिकली स्टोर करवा रहे हैं। और यहाँ पर लोडिंग और सेट लोडिंग, मतलब ये तो एसिंक्रोनस फंक्शन है, चूंकि इसमें लोडिंग में टाइम लग सकता है तो इसलिए हम इसको ट्रू फॉल्स जो है ना वो सेट कर लेंगे। देन हमने एक यूज इफेक्ट का फंक्शन बनाया जिसकी वैल्यू को जिसको हमने इस फंक्शन को डिपेंडेंट कर दिया इस यूआरएल के ऊपर जो यहाँ से हम लोग पास कर रहे हैं। अब होगा क्या कि जैसे जैसे ये यूआरएल हमारे पास चेंज होगा, यानी अगर मैं इस यूआरएल को यहाँ से चेंज करके कुछ और कर देता हूँ, तो ये वाला फंक्शन जो है वो दोबारा से चल पड़ेगा हमारे पास। क्या होगा अगर मैं यहाँ से इसको पोस्ट की जगह जो है वो यूज़र्स कर लूँ, या कोई टू डूज़ हमारे पास एक और यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स मौजूद हैं इस वेबसाइट के अंदर, हम आए तो यहाँ से हम यूआरएल चेंज कर लें, तो वो क्या करेगा जो ये वाला फंक्शन है वो दोबारा से हमारे पास चल जाएगा, क्योंकि वो यूआरएल के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अंदर हमने सिंपल जो है वो जावास्क्रिप्ट का आप कोड समझ लिया, हमने लिख दिया फेच एपीआई बेसिकली लगाई, यूआरएल इसके अंदर पास किया और डॉट देन और की स्टेटमेंट्स के अंदर हमने उसका रिस्पॉन्स लिया सबसे पहले, उसके बाद उसको जो है वो जेसॉन में कन्वर्ट किया, और जो भी डाटा हमारे पास रिसीव हुआ जेसॉन के अंदर वो हमने सेट डाटा के अंदर पास कर दिया। और इसी के साथ हमने क्या किया, सेट लोडिंग जो है वो उसको भी फॉल्स कर दिया, यानी डाटा रिसीव हो गया हमारे पास, अब सेट लोडिंग जो है वो फॉल्स सेट कर दो। यहाँ पर हमारे पास एक इशू ये आ रहा था कि ये जो है ना वो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया होता, जो कि इस एक्सटेंशन को ऑटोमेटिकली लगा लेना चाहिए, लेकिन वो भी शायद कॉन्फ़िगर नहीं हुई हुई सही तरीके से, तो वो चल नहीं रही प्रॉपरली, तो ये यहाँ पर एरर दे रहा था, तो मैंने यहाँ पर ये लगाया तो इसका एरर ये वाला रिजॉल्व हो गया। दैन हम यहाँ पर आए, हमने इंपोर्ट कर लिया अपना ये वाला कस्टम हुक, इस तरीके से जैसे हम बाकी फंक्शंस को जो है हुक्स को जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट वाली वो बनाई, ऑब्जेक्ट बेसिकली डी स्ट्रक्चर किया हमने। ये यूज इफेक्ट से हमारे पास यहाँ पर रिटर्न हो रहा है ये वाले ऑब्जेक्ट्स, इसको मैंने यहाँ पर डी स्ट्रक्चर किया और जो डाटा और पोस्ट है वो इसके अंदर सेट कर दिया, और जो लोडिंग की वैल्यू है वो इसके अंदर सेट कर ली। डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स या डाटा के अंदर एरे के अंदर से जो भी डाटा आ रहा था उसको अलग-अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेना। तो यहाँ पर मैंने डाटा के अंदर जो पोस्ट है वो इस डाटा के अंदर सेट कर ली, और जो लोडिंग की वैल्यू है वो इस लोडिंग की वैल्यू के अंदर सेट कर ली। इफ़ की सिंपल सी कंडीशन लगाई कि अगर तो लोडिंग ट्रू है तो क्या रिटर्न कर दो हमारे पास, यहाँ पर लोडिंग कर लो। अगर मैं इसको दोबारा से चलाऊँ, या अभी थोड़ा सा तेज़ चल रहा है तो ये लोडिंग तो नहीं दिखाएगा। हाँ यार, देखा, 1 सेकंड के लिए वो लोडिंग दिखाता है हमारे पास, ये लोडिंग। तो क्या हुआ कि जैसे ही लोडिंग की हमारे पास जब वैल्यू जो है वो ट्रू होगी तो ये लोडिंग दिखाएगा, और जैसे ही वो लोडिंग की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, और वो इस वाली रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आ गया, जिसके अंदर हम लोग पोस्ट के जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोग मैप का मेथड लगा के जितनी भी पोस्ट हैं उनको वहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। खैर, कुछ एरर्स वगैरह आ गए जिसकी वजह से वो हमारा जो है ना ये ट्यूटोरियल जो ये आज का लेक्चर है वो थोड़ा सा लंबा भी हो गया, थोड़ा सा बोरिंग भी इस तरीके से हो गया कि साइलेंट हो गया मैं, चूँकि यहाँ पर कोड में एरर वगैरह देख रहा होता हूँ, डीबग कर रहा होता हूँ, तो उसमें फिर थोड़ा कंसंट्रेट और फोकस होकर देखना पड़ता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ों की समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो मैं आपको एक तो प्रोवाइड भी कर दिए हैं, और जो ये वाली चीज़ें हैं वो भी मैं आपको अलहदा से प्रोवाइड कर दूंगा। आपको लेक्चर समझ आ गया आज का?